हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत विरोध से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। फलस्तीन के लिए बुलाई गई ओआईसी की बैठक में अलापा कश्मीर का राग उगला जहर। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे कतर अमीर के भारत दौरे पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपनों को ही घेर दिया, कह दिया मोदी हमारे दोस्तों को छीन रहे हैं। और इधर पाकिस्तानी मुस्लिम वर्ल्ड की बात करने गए। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे रशिया ने सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर पर दे दिया ऐसा ऑफर, भारत नहीं कर पाएगा मना। जी हां, ट्रंप की F-35 वाली चाल होगी फेल। तो उधर इंडियन एयरफोर्स को F-35 जेट के ऑफर पर आग बबूला हुआ तुर्की अमेरिका पर भी कर दिया वार। लेकिन भारत को जिस अमेरिकी कबाड़ F-35 को जबरन बेचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसी के खिलाफ एक्शन में है एलोन मस्क। शुरू कर दी जांच। दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताएंगे F-35 विमान भारत को मिलने को लेकर। तो वहीं बताएंगे यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए सऊदी में एक साथ बैठ गए अमेरिका और रशिया। क्या हुई इनके बीच बातचीत? तो उधर एक सर्वे करवाया गया है भारत में कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए या फिर दिल्ली में ही रहने देना चाहिए। तो दोस्तों बताएंगे भारतीय लोगों ने सबसे ज्यादा मात्रा में क्या जवाब दिया। तो एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत विरोध से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। फलस्तीन के लिए बुलाई गई थी ओआईसी की बैठक, जिसमें अलापने लगा कश्मीर का राग उगला जहर। जी हां, पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना जहरीला राग छेड़ा है। शहबाज सरकार ने इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी की बैठक में भारत के खिलाफ जहर उगला और कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र में ओआईसी राजदूतों की फलस्तीन पर एक विशेष बैठक के दौरान उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कश्मीर को लेकर राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर और फलस्तीन के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग की। कश्मीर में आतंकियों को भेजकर अस्थिरता फैलाने की पाकिस्तानी साजिश दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आता। इशाक डार ने कहा कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत और बल के उपयोग का धमकी के माध्यम से क्षेत्र का अधिग्रहण न करना विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौलिक है। हालांकि पूरी दुनिया में आतंकवादियों की फैक्ट्री के रूप में कुख्यात बदनाम पाकिस्तान का विश्व व्यवस्था की बात करना विडंबना ही है। डार ने कहा कि फलस्तीन और जम्मू कश्मीर विवाद दोनों के लिए न्यायोचित समाधान प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों का सम्मान महत्वपूर्ण है। इस दौरान डार ने कश्मीर का मुद्दा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप करने की मांग कर डाली। जी हाँ, यानी कि दोस्तों मीटिंग किसी और मुद्दे के लिए बुलाया गया था। फलस्तीन के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन कश्मीर का राग अलापा पाकिस्तान नहीं छोड़ता। जबकि भारत ने कितनी बार पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से क्लियर किया है कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी चाल से बाज आता नजर नहीं आ रहा। जी हां, आप लोग पाकिस्तान को जवाब देते हुए कमेंट में कश्मीर को लेकर दो बातें अवश्य कहिएगा, वही बता दें। दूसरी ओर कतरी अमीर के भारत दौरे पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने अपनों को ही घेरा, कह दिया मोदी हमारे दोस्त को छीन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। अल थानी सोमवार को दिल्ली पहुंचे तो उनकी अगवानी करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। इस दौरान कतरी अमीर और प्रधानमंत्री मोदी गले मिले और दोनों के बीच अच्छा तालमेल दिखाई दिया। इस पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने बात की है। उन्होंने कहा कि कतर और भारत के बेहतर होते रिश्ते बहुत अहम हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की अरब वर्ल्ड में घटती अहमियत पर भी बात की। कमर चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर जाकर कतर के अमीर थानी का स्वागत करना प्रतीकात्मक तौर पर बहुत अहम है। बीते साल कतर ने मौत की सजा पाए 9 नेवी अफसरों को माफ कर दिया था। इसका इंडिया और मोदी ने कतर को बहुत शुक्रिया अदा किया था। ऐसा लगता है कि भारत ने कतरी अमीर का खास तरह से स्वागत करके बीते साल के एहसान का बदला चुकाने की भी कोशिश की। कमर चीमा ने कहा कि भारत ने भी बहुत होशियारी से खुद को अरब में बढ़ाया है, जिससे पाकिस्तान तेजी से इस क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है। पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड के दोस्त भी भारत के पाले में जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को खुद को फिर से स्थापित करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, उससे अपनी रणनीति फिर से बनानी होगी। उन्होंने कहा कि हमने खाड़ी देशों के साथ अपने अच्छे खासे रिश्ते बर्बाद कर दिए हैं। पाकिस्तान को यह लगता रहा है कि वो भी इस्लामी मुल्क है तो हमें वो ज्यादा अहमियत देंगे, लेकिन सच्चाई क्या है वो सबके सामने है। ये सच नहीं है। कतर हो या कोई भी देश हो, सब भारत के बाजार को देख रहे हैं, भारत की तरफ जा रहे हैं। वाकई में दोस्तों कमर चीमा ने जो बातें कही हैं 100% की बातें कही हैं। आप लोगों की इस पर क्या राय है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वाकई में अपना भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि पाकिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है वो भी तारीफ कर रहा है। जी हाँ, ऐसे में मेरा भारत महान कहना आप लोग मत भूलिएगा। वही बता दें रशिया ने सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर भारत को दे दिया ऐसा ऑफर कि नहीं मना कर पाएगा अपना भारत।
भारत। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऑफर किए गए F-35 की चाल हो जाएगी फेल। जी हाँ, इस ऑफर के आगे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे फेल। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने लिए 5 हैवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है। भारत के सामने वर्तमान में 2 ऑफर मौजूद हैं, जिसमें रूसी सुखोई 57 और अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट F-35 शामिल है। इस बीच रशिया ने भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 57 के साथ ऐसी पेशकश कर दी है जिसे मना कर पाना भारत के लिए तो आसान नहीं ही होगा। रशिया की ये पेशकश इतनी शानदार है कि इसके सामने भारत अमेरिका का F-35 का ऑफर भी छोड़ सकता है। दोस्तों, जिसे बीते सप्ताह ही डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान दिया था। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी के दौरान रशिया ने सुखोई 57E के भारत में निर्माण की पेशकश की है, जिसका मतलब है कि रशिया अपने पुराने दोस्त के साथ 5 हैवी पीढ़ी के विमान की तकनीक साझा करेगा। रशिया की सरकारी रक्षा निर्यात एजेंसी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के इस प्रस्ताव में तकनीक के पूर्ण हस्तांतरण के साथ ही भारत अपने घरेलू सिस्टम के अनुकूल बदलाव भी कर सकेगा। दोस्तों, रूसी अधिकारी ने IDRW को बताया कि टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से भारत एयरक्राफ्ट में स्वदेशी प्रणाली और उप प्रणालियों को जोड़ने में सक्षम होगा। जब यह पूछा गया कि क्या भारत को विमान में रूसी प्रणाली को हटाकर स्वदेशी विक्स प्रणाली से बदलने की छूट होगी, तो अधिकारी ने कहा कि रशिया आगे कस्टमाइजेशन के लिए तैयार है। हालांकि कहा कि इसके लिए आगे विस्तार से बातचीत आवश्यक होगी। यानी कि दोस्तों, रशिया भारत को ये सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट देगा ही देगा, साथ में इसकी टेक्नोलॉजी भी देगा। टेक्नोलॉजी इज द सेंस की ये विमान कैसे बना है, इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई है, ये सारी जानकारियां रशिया भारत को मुहैया करवाएगा। अब ऐसे में वाकई में ऐसा ऑफर नकारना भारत के लिए बहुत बड़ा माथापच्ची हो सकता है। दोस्तों, जो माना जा रहा है कि ट्रंप की F-35 की चाल को फेल कर सकता है। जी हाँ, और अमेरिकी F-35 भारत के ना खरीदने का एक और बड़ा कारण हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि रशिया का सुखोई 57 खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा कारण भारत के लिए यह भी हो सकता है, जो खबर हम अभी आपको बता रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत को जो F-35 जेट बेचना चाहते हैं, उसको एलोन मस्क बहुत समय पहले कबाड़ बता चुके हैं। 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी का कबाड़ बता चुके हैं भारत को। जिस समय की कबाड़ F-35 जेट को जबरन बेचना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब उसी के खिलाफ एलोन मस्क एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को बेचने का ऑफर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने इस फाइटर जेट को भारत को बेचने का ऐलान किया। ट्रंप के इस F-35 जेट को लेकर दिए गए ऑफर या दबाव पर भारत अभी बातचीत कर ही रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत राफेल की तरह से भारत सीमित मात्रा में यह फाइटर जेट अमेरिका से ले सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर यह भी दबाव डालने की कोशिश की है कि वो ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदें। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां भारत को जबरन ये फाइटर जेट बेचना चाहते हैं, तो वहीं अब खुद अमेरिका में इसके खिलाफ जांच शुरू हो गई है। ये जांच ट्रंप के बेहद करीबी अरबपति एलोन मस्क के विभाग डॉजी ने रक्षा मंत्रालय पेंटागन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है और $2 ट्रिलियन के F-35 प्रोग्राम पर हथौड़ा चलाने की तैयारी की है। एलोन मस्क सत्ता संभालने से पहले खुलकर F-35 फाइटर जेट को फ्लॉप और इसको बनाने वालों को मूर्ख करार दे चुके हैं। इससे पहले अमेरिकी वायुसेना के एक शीर्ष अफसर ने खुलकर एलोन मस्क को जवाब दिया था और कहा था कि टेस्ला के मालिक असली युद्ध के लिए फाइटर जेट के मुकाबले ड्रोन की ताकत को ज्यादा आंक कर गलत कर रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना चाहे जो कहे, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि एलोन मस्क की आलोचना में सच्चाई है। इससे पहले फरवरी 2024 में अमेरिकी सरकार के डोजी ने खुलासा किया था कि F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम तकनीक और क्षमता के वादे को लेकर गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। जी हाँ, .E ने ये बयान दिया था। वहीं आपको बता दें दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को F-35 जेट ऑफर करने पर आग बबूला हुआ तुर्की का एक्सपर्ट। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसने अमेरिका की रक्षा नीतियों में दोहरेपन को उजागर किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्की पर रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर बैन लगाया गया, लेकिन भारत के पास इस सिस्टम के होने को अमेरिका ने अनदेखा कर दिया है। तुर्की एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब उनके देश ने रूसी S-400 खरीदा, तो अमेरिका ने उनको F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया गया और 60 सा प्रतिबंध लगा दिया गया। तुर्की विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ अलग व्यवहार कर रहा है। ये साफ तौर पर अमेरिका के दोहरेपन को दर्शाता है, डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है। यानी कि भारत को F-35 के ऑफर से नाखुश नजर आ रहा है तुर्की। जी हाँ, और अपने साथ इनजस्टिस होने का दावा कर रहा है। वहीं बता दें, यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए सऊदी में एक साथ बैठे अमेरिका और रशिया। क्या हुई इनके बीच बातचीत, बता दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में एंट्री के बाद बीते 3 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध में नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। रशिया ने इस जंग को लेकर मंगलवार को बड़ा बयान दिया। यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए रशिया और अमेरिका के बीच वार्ता शुरू हो चुकी है। यह वार्ता अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो रही है। इस वार्ता में यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है।
है। बैठक में रशिया की तरफ से विदेश मंत्री लावरोव के अलावा पुतिन के वरिष्ठ सहयोगी यूरू उशाकोव भी शामिल हो रहे हैं। तो वहीं अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री रूबियो के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्ज और मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ हैं। दोनों पक्षों के बीच वार्ता रियाद स्थित दिरियाह पैलेस में हो रही है। रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस बातचीत में रशिया अमेरिका के संबंधों को फिर से बहाल करने पर बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि वार्ता में यूक्रेन मुद्दे को हल करने और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच बैठक आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। रूसी राजनयिकों के एक करीबी सूत्र ने बताया कि रशिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना भी वार्ता का हिस्सा है। हालांकि इस दौरान रशिया ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के रूप में जेलेंस्की की वैधता पर भी सवाल खड़े कर दिए। रशिया ने यह भी कहा कि सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर बात किए बिना यूक्रेन जंग का कोई हल निकल ही नहीं सकता। मंगलवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पुतिन ने खुद कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वे जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि समझौतों के कानूनी आधार पर चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि सच ये है कि जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। वही आपको बता दें, एक सर्वे करवाया गया जहां पर आधे से ज्यादा भारतीय चाहते हैं कि दिल्ली से चली जाएं शेख हसीना। बांग्लादेशी हिंदुओं पर भी दी राय। दोस्तों, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत में रह रही शेख हसीना को लेकर भारतीय बहुत खुश नहीं है। इंडिया टुडे एनई के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दावा किया गया है कि आधे से ज्यादा भारतीय यानी 50% चाहते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत छोड़कर चली जाएं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 55% लोग हसीना को वापस भेजने के पक्ष में हैं। ये वो राज्य है जिनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है और ढाका की हलचल से ये प्रभावित महसूस करते हैं। दोस्तों, ये सर्वे बीते साल जुलाई के विद्रोह के बाद भारत में हसीना को शरण देने के मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए किया गया था। 5 अगस्त 2024 को छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ भारत आई थी। इस सर्वे में 21% लोगों ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधारने के लिए हसीना को ढाका वापस भेज दिया जाए। 29% लोगों का मानना है कि हसीना को बांग्लादेश नहीं किसी तीसरे देश भेज देना चाहिए। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आपसे अगर हम ये राय लेना चाहे तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए या फिर दिल्ली में ही भारत में ही रहने दिया जाना चाहिए? देखते हैं क्या है हमारी प्रिय ऑडियंस की राय। दूसरी ओर दोस्तों, विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बड़ा बयान दे दिया जो वायरल हुआ है। बांग्लादेश शेख हसीना पर प्रतिबंध लगाने की भारत से गुहार लगा रहा है, मांग कर रहा है कि भारत को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। दोस्तों, बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और भारत से उन्हें बांग्लादेश भेजने का अनुरोध किया गया है। शेख हसीना 15 वर्षों तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं। उनके कार्यकाल के दौरान उठाए गए कुछ फैसलों को लेकर देश के कुछ वर्गों में नाराजगी देखी गई। हालांकि अब जब उनकी सत्ता समाप्त हो चुकी है तो बांग्लादेश सरकार ने उन पर मुकदमे दर्ज करके उनको वापस बुलाने की योजना बनाई है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े, 1971 जैसा होगा हाल। जी हाँ, संसद में ही इस पाकिस्तानी ने शहबाज शरीफ की बजा दी बैंड। दोस्तों, पाकिस्तान में इस्लामिक धर्मगुरु और सांसद मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी है जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बन सकती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुलासा किया है कि अगर बलूचिस्तान के जिले स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो यूनाइटेड नेशन उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे सकता है। इसके अलावा सेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ताकतवर लोग बंद कमरों में फैसले करते हैं जिसे सरकार को मानना पड़ता है। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कुर्रम में फिर से हिंसा भड़क गई है। पाकिस्तान में दशकों तक ये इलाका शिया सुन्नी संघर्ष का केंद्र रहा है। नवंबर में शुरू हुई नई लड़ाई में अब तक 150 लोगों की मौत हो गई है। ये पाकिस्तान का पहाड़ी इलाका है जो अफगानिस्तान की सीमा से सटा है। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, एक बार जब नवाज शरीफ ने कहा था कि कारगिल में हमने धोखा दिया, भारत से माफी मांगने को तैयार है, जिस पर अब पाकिस्तानी अवाम से जब सवाल पूछे गए नाइला खान के द्वारा तो क्या जवाब दिया पाकिस्तानियों ने? बता दें, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा साल 1947 में आजादी के वक्त हुआ था। उसके बाद से अब तक इन 78 सालों में 4 युद्ध भी हो चुके हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच हुई लड़ाई में हर बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। धूल चटाने के साथ साथ नाक तक रगड़वा दिया है। बता दें कि अभी तक हुए सभी लड़ाइयों के पीछे कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान को भारत ने बहुत ही बुरी तरीके से मात दी थी, जिसका गम आज तक पाकिस्तान को है। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध के संबंध में एक बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ में कहा है कि हम लोगों ने कारगिल में धोखा दिया था, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ ने के कबूलनामे से जुड़े वीडियो का क्लिप पाकिस्तानी
महिला यूट्यूबर नाइला खान ने अपने चैनल पर पोस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने इस बयान के बाद पाकिस्तानी आवाम से बात भी की। इससे पहले उन्होंने चैनल के माध्यम से बताया कि नवाज शरीफ ने कहा कि उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ भारत से बात करने के लिए तैयार है। तो वहीं पाकिस्तानी आवाम ने कारगिल युद्ध पर नवाज शरीफ की ओर से दिए गए बयान पर कहा कि हम लोगों को हमेशा से सिखाया गया है कि भारत हमारे साथ गलत किया है। ये हुक्मरान शुरू से भारत के लिए नफरत करना सिखाया है। पाकिस्तान आवाम ने कहा कि भारत का रिश्ता मौजूदा वक्त में दुनिया के हर एक देश के साथ है। वहीं पाकिस्तान हुक्मरान को ही सभी देशों के साथ रिश्ते बेकार हैं। दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि भारत हमसे आगे और बहुत आगे निकल चुका है। और अब जब भारत ने काफी तरक्की कर ली है तो पाकिस्तानी नेता भारत से कारगिल युद्ध को लेकर माफी मांगने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरे शख्स ने कहा कि पहले की सरकार ने काफी गलत काम किया है। हमारी सरकार ने हमेशा से भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तानी भी अब मानने को तैयार है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो भारत के साथ, भारत के लिए और भारत से माफी मांगने को तैयार है। दोस्तों ऐसे में क्या उस धोखे के लिए भारत को माफ कर देना चाहिए पाकिस्तान को? क्या है आपकी राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हालांकि पाकिस्तान चाहे भारत से माफी मांगे या ना मांगे, भारत ने हर एक युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई है और हम इसी गर्व के साथ खुश हैं कि हमारा भारत सदैव दूसरों को, यानी जिसने अकड़ दिखाने की कोशिश की उनको झुकाता आया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, सामने लाइक का बटन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है हमारे इस वीडियो को, तो ये खबर पाकिस्तान तक पहुंचाने के लिए, भारत के दुश्मनों तक पहुंचाने के लिए सामने लाइक का बटन है जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर क्या यूक्रेन में तैनात होंगे भारत चीन के सैनिक? जेलेंस्की के शांति सेना के प्रस्ताव पर चीनी डिफेंस एक्सपर्ट ने दे दिया ये सुझाव। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रशिया के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत अपने देश के लिए सुरक्षा की मांग की है। जेलेंस्की ने मांग उठाई है कि यूक्रेन में एक शांति सेना की तैनाती होनी चाहिए। इसी बीच पूर्व चीनी कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट झोउ बो ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके देश के सैनिक रशिया यूक्रेन में होने वाले किसी भी युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने भारत की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक भारत जैसे गैर नाटो देशों के साथ मिलकर यूक्रेन में काम करे तो ये कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों लेकिन क्या भारत ऐसी गलती कर सकता है कि अपने सैनिकों को वो यूक्रेन भेजे, वो भी रशिया के साथ लड़ाई के लिए? अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, भारत ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकता, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों इसी बीच ये थी भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।